हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आने वाली है अपनी एनटीपीसी फेज 7 की डेट आ गई है। और एसएससी सीएचएसएल जो एग्ज़ाम बच गए थे पेपर, उनकी भी आ गई है और एसएससी सीजीएल की भी आ गई है। तो आपकी पढ़ाई अब बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको इस महीने में, आने वाले महीने में बहुत सारी एग्ज़ाम देनी है। जिन जो आपने फॉर्म डाला है उन सभी में एग्ज़ाम का डेट अभी अनाउंस होने वाली है। जैसे कि अभी बहुत सारी एग्ज़ाम की भी आ गई है, यूपीएसआई की भी आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ पता होगा कि कौन सी एग्ज़ाम कब है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक सीरीज़ चालू की है 40 प्रश्नों की, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे जो एनटीपीसी 7th फेज़ के लिए ज़रूरी है और एनटीपीसी 7th फेज़ के लिए ज़रूरी है और एसएससी के लिए तो ज़रूरी है ही सही, क्योंकि एसएससी सीजीएल की तो अभी सारे पेपर बचे हैं और एसएससी सीएचएसएल के भी बहुत सारे पेपर बचे हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? इसको हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इसको बहुत छोटा ही वीडियो रखेंगे आपको, ताकि बहुत कम समय में आपको मॉक टेस्ट के रूप में बहुत सारे प्रश्न मिल सके। तो इसको हम मुश्किल से 15 या 20 मिनट में 40 प्रश्न करेंगे। तो देखना, इसको पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आपकी तैयारी कैसी चल रही है जांचने को भी मिलेगा। और इस टेस्ट में आपको कितने नंबर आते हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमेशा की तरह आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न है अपना, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है जैन धर्म जो दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो अपने आसपास कोई अपना वस्त्र मान लेते हैं। तो श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको जैन धर्म से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ओके, ये सभी आपको पता होगा। नहीं पता है तो जैन धर्म को आपको पूरा पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो आप सभी को रेलवे से रिलेटेड जो रेलवे के एग्ज़ाम है उसमें रेलवे से रिलेटेड प्रश्न तो हमेशा पूछे ही जाएंगे। तो आपको रेलवे से रिलेटेड यदि प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं भारतीय रेलवे से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उन पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, तो ये बताना है अपने को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व मतलब सबसे ज़्यादा धन किससे प्राप्त होता है? तो यात्री किराए से, यात्रियों की किराए से, माल ढुलाई से, पथ कर से या यात्री कर से। तो किससे होता है? तो माल ढुलाई से भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। ओके, रेल मंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा, पीयूष गोयल जी अपने रेल मंत्री है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, और अपने रेलवे का जो लोगो है, मतलब रेलवे का जो लोगो है, लोगो या वो कहें क्या कहेंगे उसको, तो उसका नाम भोलू है, मतलब एक हाथी है, उसको लोगो ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो मुज्जम जो औरंगजेब का बेटा था, ओके, कौन सा बड़ा वाला बेटा था, जो किस नाम से मतलब राज सिंहासन पर बैठा था, मुगल के राज सिंहासन पर बैठा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद? तो औरंगजेब की मृत्यु, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1707 में हुई थी। ओके, कब हुई थी? 1707 में हुई थी। औरंगाबाद नामक शहर इसी ने बसाया था। ओके, मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से बैठा था? तो मोहम्मद शाह या बहादुर शाह प्रथम या जहांदार शाह या शाह आलम द्वितीय। तो जैसे ही मोहम्मद मुअज्जम अपने शासन से मतलब मारा गया था, उसके बाद कौन बैठा था? तो उसके बाद बैठा था जहांदार शाह। ओके, सी। तो लेकिन मोहम्मद मुअज्जम किसका नाम था? तो ये था किसका? बहादुर शाह प्रथम का। ओके, बहादुर शाह प्रथम, इसको हम सबसे ज़्यादा उम्र का बादशाह भी बोलते हैं। ओके, यहीं से मुग़ल काल, मतलब मुग़ल का जो
राष्ट्रीय शासन था वो मतलब एक ऐसे मतलब लीडर के हाथ में चल गया था, यहीं से उसका मुग़ल का डिक्लाइन शुरू हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मुग़ल काल का स्थापना कब हुई थी, तो ये 1526 में। ओके, कब हुई थी, 1526 में बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया था, वहीं से मुग़ल की स्थापना हुई थी। ओके, बीच में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हराकर सूरी नामक वंश की स्थापना की थी, लेकिन वो भी 1556 में। ओके, 1556 में अकबर के द्वारा पराजित होकर। ओके, तो वहाँ पे भी कौन से वापस से मुगल शासन का स्थापना हो गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण कार्य सरकार को दिया गया था। मतलब ऐसा है कि जब एक एक्ट आया था, कौन सा था वो, रोलेक्ट एक्ट बोलते हैं उसको, 1919 में। इसमें बिना दलील बिना वकील के सीधे पुलिस वाले को कुछ भी दिखता था उसको पकड़ के अंदर जेल में डाल देते थे। उसको भारत में ब्लैक कानून के नाम से भी जाना गया था। ओके, तो कब आया था वो, 1919 में रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो राष्ट्रकूट जो वंश था उसके कालीन स्थापत्य कला मतलब उसके कला या उसकी संस्कृति के नमूने कहाँ पर मिलते हैं, तो एलोरा गुफा में मिलते हैं, एलिफेंट गुफा में मिलते हैं, ए और दोनों में मिलते हैं, ये इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों में मिलते हैं, ए और 20 दोनों में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। यदि साधारण विधेयक है उसमें संबंधित गति अवरोध हो गए हैं को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो कौन बुलाता है, तो ये बुलाते हैं अपने राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 52 में ओके भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ओके, 52 से ये 52 से लेकर आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो उनमें आपको पता चलेगा कौन कौन से आर्टिकल किस किस से संबंधित है। ओके, तो 52 से भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 आर्टिकल में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुष की क्रांति जो आई थी, इंद्रधनुषी क्रांति, उसका संबंध किससे है, तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या नीली क्रांति से, इनमें सभी, ये सभी से रिलेटेड है। कौन सी, इंद्रधनुषी क्रांति, क्योंकि इसमें 7 कलर होता है, मतलब सभी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि आपको सारी क्रांति से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको स्टैटिक जीके की जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक को मिल जाएगी, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट, या आप कंपटीशन एकेडमी चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी किसी स्टैटिक जीके की लिंक। उसमें हमने मतलब सारी क्रांतियों को कवर किया है, 2 वीडियो बनाए हैं उसके, तो उनको जाके ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि क्रांति से रिलेटेड आपने को पता है कि पिछले वाले फेज़ और में भी बहुत ज़्यादा एनटीपीसी में मतलब पिछले जो 6 फेज़ हुए थे उनमें क्रांति से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो आपको स्टैटिक जीके कवर करना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें हमने सभी मंदिर, डांस सबको कवर किए हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की जो संकल्प था वो किसने किया था, और उस 1929 में किया था, और वो अधिवेशन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हमेशा आपने को पता है, जब भी अपन मतलब एग्ज़ाम होती थी उसके बाद उसका वो करते थे रिव्यू, तो उसमें एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा था। इसको क्या पता है रेलवे को इससे क्या लगाव था कि हर एग्ज़ाम मतलब हर दिन की किसी न किसी शिफ्ट में 1929 से रिलेटेड, लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड एक न एक प्रश्न पूछा था कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, या इसमें की अध्यक्षता किसने की थी। ओके, तो इसकी अध्यक्षता किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो, हमेशा मतलब आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य में के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, मतलब
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये किस पर आधारित है। तो 1951 की जनगणना पर आधारित है, 1961 की जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है, 1991 की जनगणना पर आधारित है। तो ये कब आधारित है, तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है कि किस राज्य से कितनी सीटें हैं। और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से हैं, तो यूपी से। ओके, यूपी से कितनी है, 80 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक भारतीय इतिहास के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में आपने यदि भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है। तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी दोनों ने यहीं पर इसके छात्र थे। ए ओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ओके, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, किसके टाइम पे, मतलब कौन वाइसराय था, तो लॉर्ड डफरिन था जब वाइसराय। उसके टाइम पर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका सीमांकन किसने किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, या सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने, या लॉरेंस ने। तो किसने किया था, तो ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का आकस्मिक नीति से धन निकाल सकता है। यह कहीं भी इमरजेंसी हो गई है तो आकस्मिक नीति से धन कौन निकाल सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निकाल सकते हैं, प्रधानमंत्री निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, संसद निकाल सकती है। तो कौन निकाल सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। मतलब एक व्यक्ति भारत की नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है, वहाँ एक कारण है, कौन सा, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश से 2 महीने के लिए चला जाता है, दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, इसलिए वो भारत की नागरिकता खो देता है। या एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, इसलिए खो देता है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, इसलिए। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, इसलिए। तो वहाँ एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, मतलब राज्य का मतलब यहाँ देश है। यदि वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वहाँ भारत की नागरिकता को खो देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी है। तो आपको जैन धर्म पूरा याद करना है, बौद्ध धर्म पूरा याद करना है। बौद्ध का महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उनने पहला प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था, मतलब पहला उनका जो लेक्चर था वो कहाँ हुआ था, ये सभी आपको पता है। उनकी माता का नाम क्या है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, तो सब जो भी बौद्ध या जैन धर्म से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ 1-2 प्रश्न की बहुत ज़्यादा लड़ाई है, क्योंकि 1 नंबर से रह जाते हैं। ओके, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा। तो कौन थी, तो प्रजापति गौतमी, ठीक, ये थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, तो ये थे 24। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन या कांडला। तो कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा, तूतीकोरिन। ओके, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाबार्ड एक है। नाबार्ड एक क्या है, एक बैंक है, एक वित्तीय संस्थान है, एक बीमा निगम है, या केंद्र सरकार का एक विभाग है। तो नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड एक वित्तीय संस्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्ग, जो आप सबने देखा होगा, एक मार्ग का चिन्ह बना आता है किसी भी चीज़ पे, तो वो किसको दर्शाता है, मानक की गारंटी है, मतलब किसके लिए दर्शाता है, तो गुणवत्ता को दर्शाता है, मजा को दर्शाता है,
या वजन को दर्शाता है या आकार को दर्शाता है, तो वो गुणवत्ता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत को नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है। आप सभी को पता चल रहा होगा कि सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इतिहासकार V.A. स्मिथ मतलब कौन है? इतिहासकार है V.A. स्मिथ। इन्होंने किसको भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का जनप्रिय संप्रभुता पुता सॉरी भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं, इससे भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। ओके, तो ये एक जनप्रिय संप्रभुता देश है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 921 है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में या जयपुर में? तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है। सूरत गुजरात में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो राष्ट्रपति सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, यदि उनको कोई कुछ भी गड़बड़ लगती है तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन एक विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। तो वो कौन सा है? तो साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से? तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा के प्राप्त नहीं है? तो कौन से ऐसे अधिकार है जो राज्यसभा को प्राप्त है लेकिन लोकसभा को प्राप्त नहीं है? राज्य सूची के किसी विषय के राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, यह है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अधिकार जो राज्यसभा के पास है लेकिन लोकसभा के पास नहीं है? तो यह है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्थान है? तो पंचवर्षीय योजना को जो अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्थान कौन सी थी? तो योजना आयोग था, केंद्रीय कैबिनेट था, राष्ट्रीय विकास परिषद था, वित्त आयोग था। तो कौन था? तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो कौन सा है? तो ये है अपना गोवा। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जयसिंह द्वितीय थे, विक्रमादित्य पंचम थे, सोमेश्वर द्वितीय थे, ये पुलकेशिन द्वितीय थे। तो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक कौन सा है? तो यहाँ से साइंस के प्रश्न चालू होते हैं क्योंकि एनटीपीसी में साइंस के भी प्रश्न आते हैं। ओके, तो ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक कौन सा है? जस्ता, सोना, तांबा, पित्तल। तो ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक है तांबा। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रायोफाइटा से सम्मिलित है, बायोफाइटा से सम्मिलित है, लिवरवर्ट एवं फर्न से, मार्स एवं फर्न से, लिवरवर्ट एवं मार्स से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे? लिवरवर्ट एवं मार्स से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये साइंस के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम में एनटीपीसी और आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश को होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो लाल है, नीला है, पीला है या बैगनी है? तो कौन सा है? तो बैगनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या है? हमको जब सूर्य उदय नहीं होता है उससे पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। तो ये किसका कारण है? जितनी भी झूठ वाली घटना होती है, जैसे कि
उदय नहीं होता है लेकिन सूर्य दिखाई देता है। ये सूर्य छिप जाता है लेकिन उसके बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ऐसा जो झूठी घटना होती है उसमें हमेशा कौन सा होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील, फैट में घुलनशील दो है। ओके, और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं जल में घुलनशील? तो जल में घुलनशील है बी और सी। ओके, कौन से हो जाएंगे? सी और बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष की आयु वर्ष से निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष की आयु किस वर्ष से निर्धारित की जाती है? किससे निर्धारित की जाती है? इसके भार द्वारा, इसके ऊंचाई द्वारा, इसके वार्षिक वलय की संख्या के द्वारा, इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। तो ये की जाती है इसके वार्षिक वलय, मतलब जो जब भी पेड़ कटता है तो उसके बाद उसके तने में ऐसे वलय होते हैं, उनसे इनकी आयु को निर्धारित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, थायमिन है। तो थायमिन क्या है? विटामिन सी का नाम है, साइंटिफिक नाम है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम है। विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लोरीन बूझने जे चूने के साथ प्राकृतिक क्रिया करके बनाती है। तो क्लोरीन जो होता है वो बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मरीचिका का कारण है। तो मरीचिका किसका कारण है? वायु की परत द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तृप्त भूमि द्वारा परिवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण या प्रकाश का विवर्तन। तो क्या है? तो वायु की परत, मतलब वायु की, आप सभी को पता है कि अलग अलग परत होती है, उसके द्वारा पूर्ण आंशिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे मरीचिका का कारण बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, WWW के आविष्कार तथा प्रवर्तक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। और NTPC के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रश्न हमेशा पूछा गया था। ओके, आपको पता होगा यदि आपने पुराने पेपर और उनको देखा होगा। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में होगा? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में होगा तो 6 गुना कम हो जाएगा। ओके, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मार्फिन किससे सब प्राप्त होती है? तो मार्फिन फूल से, पत्ती से, जड़ से या तना से। तो मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो ये फूल से होती है शायद। ओके, इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट प्रश्न है, 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित को 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो कितना होगा? तो 200 वोल्ट के एक वोल्टा जनित्र को 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा जाता है, तो इसमें कितने बल्ब की धारा प्रवाहित होगी? तो इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अपने एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके लिए अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।